दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दुनिया की दो सुपर पावर्स बनकर उभरे, जो आगे चलकर दुनिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने वाले थे। युद्ध के टाइम पे दोनों एलाइज थे, लेकिन जल्दी ही टेंशन बढ़ने लगी और कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जो अगले कई दशकों तक चला। इस कॉन्फ्लिक्ट की जद ये थी कि दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थी, जो हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से मुख्तालिफ थी। यूएस, जो एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी थी, वो फ्री मार्केट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करता था और ये उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा था। सोवियत यूनियन, एक कम्युनिस्ट स्टेट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और स्टेट कंट्रोल चाहता था, जो उसके नजरिए का मूल था। युद्ध के बाद यूरोप का डिवीजन भी टेंशन का एक बड़ा रीजन बना, जहां बर्लिन वॉल ने इस डिवीजन को और भी गहरा कर दिया। सोवियत यूनियन चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप में फ्रेंडली कम्युनिस्ट स्टेट्स का एक बफर जोन हो, जो उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करे। यूएस ने इस एक्सपेंशनिज्म को अपनी और वेस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी के लिए खतरा समझा और नेटो का गठन किया। कोल्ड वॉर ने करीब आधी सदी तक इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया और दुनिया भर में टेंशंस को जम दिया। कोल्ड वॉर के दिल में आइडियोलॉजीज की टक्कर थी। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। यह टक्कर सिर्फ दो देशों के बीच नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सोच और जीने के तरीके के बीच थी। यूएस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, जो प्राइवेट ओनरशिप और फ्री मार्केट्स पे बेस्ड था। कैपिटलिज्म में लोग अपने खुद के बिजनेसेस चला सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को मानता था, जिसमें स्टेट का प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है और क्लासलेस सोसाइटी होती है। कम्युनिज्म का मकसद था सबको बराबर का मौका देना और रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। यूएस का मानना था कि कैपिटलिज्म से प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस आती है, और वो कम्युनिज्म को ऑप्रेसिव कहता था। उनका कहना था कि कम्युनिज्म से लोगों की फ्रीडम छिन जाती है। सोवियत यूनियन का कहना था कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन करता है और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। उनका मानना था कि कैपिटलिज्म सिर्फ रिच लोगों को और अमीर बनाता है और गरीब लोगों को और गरीब। इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। हर देश अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करता था। यूएस कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहता था, क्योंकि वो इसे अपने वे ऑफ लाइफ के लिए खतरा मानता था। उन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई ताकि कम्युनिज्म को फैलने से रोका जा सके। सोवियत यूनियन यूएस को एक इंपीरियल पावर मानता था, जो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। उनका कहना था कि यूएस अपने इन्फ्लुएंस को हर जगह फैलाना चाहता है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल पूरी दुनिया में चला, जिसमें दोनों साइड्स ने प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक एड और मिलिट्री इंटरवेंशन का यूज किया। हर जगह ये स्ट्रगल अलग अलग फॉर्म्स में नजर आई। ये बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स ने कोल्ड वॉर को डिफाइन किया। दोनों सुपर पावर्स ने अपने सिटीजन्स और एलाइज को अपनी तरफ करने की कोशिश की। दोनों सुपर पावर्स ये प्रूव करना चाहते थे कि उनका सिस्टम बेटर है। स्पेस रेस और ओलंपिक गेम्स जैसे इवेंट्स में भी ये राइवलरी दिखाई दी। आइडियोलॉजीज की टक्कर सिर्फ थियोरेटिकल नहीं थी, बल्कि इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पे असर डालते रहे। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर एनाइलेशन का डर हमेशा बना रहा। यूएस और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा स्टॉक जमा कर लिया था। इससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एमएडी का कॉन्सेप्ट आया। मेड का मतलब था कि कोई भी सुपर पावर न्यूक्लियर अटैक का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनकी खुद की बर्बादी होगी। न्यूक्लियर आर्म्स रेस की वजह से और भी पावरफुल वेपन्स बनाने लगे। 1945 की पेतूफी हेदिदा 40 में जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया तो पूरी दुनिया डर गई। सोवियत यूनियन ने 1944 में अपना पहला एटम बॉम्ब टेस्ट किया। आर्म्स रेस बढ़ता गया और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स के साथ अपने पीक पे पहुंच गया। न्यूक्लियर वॉर के डर का आम लोगों की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। कोल्ड वॉर की राइवलरी स्पेस तक पहुंच गई, जिसे स्पेस रेस का नाम दिया गया। ये एक ऐसी दौर थी जो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए भी थी।
ये 1907 में शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसने दुनिया भर में एक नई एरा की शुरुआत की। इस लॉन्च ने यूएस को हैरान कर दिया और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के लिए एक भयानक कंपटीशन शुरू हो गया। अमेरिका ने तुरंत अपने स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए कई कदम उठाए। सोवियत यूनियन ने 1961 में यूरी गगारिन को स्पेस में भेजा, जो पहला ह्यूमन ऑर्बिट था। ये एक बड़ी जीत थी जो सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में आगे ले गई। यूएस ने अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत पैसा लगाया और 1978 में नासा की स्थापना की। नासा का मिशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि यूएस को स्पेस रेस में आगे ले जाना भी था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग मून पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये मोमेंट न सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट था, बल्कि यूएस के लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री भी थी। स्पेस रेस का एक मिलिट्री डायमेंशन भी था, जिसमें दोनों सुपर पावर्स एस्पियोनाज और कम्युनिकेशन के लिए रॉकेट्स और सैटेलाइट्स डेवलप कर रहे थे। ये दौर सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं थी। स्पेस वॉरफेयर का एक नया फ्रंटियर बन गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां से दोनों देश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते थे। स्पेस सुप्रीमेसी के लिए कंपटीशन कोल्ड वॉर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। यह दौर दुनिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए डायमेंशंस दिखाने के साथ साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री डायनामिक्स को भी रीडिफाइन कर रही थी। कोल्ड वॉर अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू लड़ जाता था। ये कॉन्फ्लिक्ट्स सुपर पावर्स को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बिना इन्फ्लुएंस के लिए लड़ने का मौका देते थे। सबसे फेमस प्रॉक्सी वॉर्स में से एक वियतनाम वॉर थी। यूएस ने कम्युनिस्ट नॉर्थ के खिलाफ साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए इंटरवीन किया। सोवियत यूनियन और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम को हेल्प की। कोरियन वॉर एक और एग्जाम्पल थी, जिसमें यूएस बैक्ड साउथ कोरिया का सामना कम्युनिस्ट नॉर्थ से हुआ। प्रॉक्सी वॉर्स का उन देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा जहां वे लड़े गए थे। उनके कारण व्यापक मौत, विनाश और राजनीतिक अस्थिरता आई। ये युद्ध शीत युद्ध की एक प्रमुख रणनीति थे। कोल्ड वॉर इंटेंस एस्पियोनाज और सबटरफ्यूज का टाइम था। यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ने सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज डेवलप किए। सीआईए, जिसको 1947 में बनाया गया था, कोवर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट्स को गिराने और एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। केजीबी, सोवियत यूनियन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी, के पास स्पाइस और इन्फॉर्मेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क था। एस्पियोनाज वर बिल्ली और चूहे का एक कांस्टेंट गेम था। दोनों साइड्स ने सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस कूज हासिल किए और असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। स्पाइस पकड़े गए या डबल एजेंट्स बैन गए। एस्पियोनाज कोल्ड वॉर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सीक्रेट वॉर पर्दे के पीछे लड़ा गया। यह जानकारी और प्रभाव के लिए एक लड़ाई थी। बर्लिन वॉल, जिसको 1961 में बनाया गया था, कोल्ड वॉर डिवीजन ऑफ यूरोप को सिंबलाइज करता था। 1989 में ईस्टर्न यूरोप में बढ़ती अनरेस्ट के बीच बर्लिन वॉल गिर गया। यह इवेंट सोवियत एम्पायर के एंड की शुरुआत थी। ईस्ट जर्मनी में मास प्रोटेस्ट्स और ऑस्ट्रिया के साथ हंगेरियन बॉर्डर के खुलने से यह गिरना शुरू हुआ। 9 नवंबर 1939 को पूर्वी जर्मन दीवार पर जमा हो गए और उन्हें अंदर जाने की मांग की। अभिभूत होकर सीमा रक्षक मान गए। बर्लिन वॉल के गिरने पर पूरी दुनिया में खुशी मनाई गई। इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा गया। बर्लिन वॉल के गिरने का सोवियत एम्पायर पे डोमिनो इफेक्ट पड़ा। कुछ ही महीनों में पूरे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन ढह रहे थे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ भंग हो गया, जिसने शीत युद्ध के अंत को चिह्नित किया। पतन का परिणाम आर्थिक ठहराव, राजनीतिक दमन और राष्ट्रवाद के उदय से हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के सुधार बहुत देर से आए। सोवियत संघ का विघटन एक युग के अंत का प्रतीक था। इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गहरा बदलाव लाने का काम किया। शीत युद्ध की समाप्ति से दुनिया बदल गई। कोल्ड वॉर की लेगेसी आज भी दुनिया को शेप दे रही है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अभी भी कोल्ड वॉर डिवीजन से डिफाइन होता है।
यूएस दुनिया की एकमतोरी सुपर पावर बनकर उभरा, लेकिन जल्द ही उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोल्ड वॉर का टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे न्यूक्लियर फिजिक्स, रॉकेटरी और कंप्यूटिंग में नई डिस्कवरीज हुई। इनमें से कई टेक्नोलॉजीज का आज सिविलियन यूज हो रहा है। एस्पियोनाज और कोवर्ट ऑपरेशंस की लेगेसी आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस को हॉन्ट करती है। कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी काम कर रही हैं। कोल्ड वॉर का असर आज भी जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में देखा जा सकता है। कोल्ड वॉर इंटेंस राइवलरी और मिसट्रस्ट का टाइम था जो दुनिया को बदल कर रख दिया। इसने करीब आधी सदी तक इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया और नए अलायंसेस बनाए। आइडियोलॉजिकल क्लैश, न्यूक्लियर आर्म्स रेस और प्रॉक्सी वॉर्स ने हिस्ट्री पे अपना निशान छोड़ा है, जो आज भी महसूस होता है। बर्लिन वॉल का गिरना और सोवियत यूनियन का कोलैप्स कोल्ड वॉर के एंड को मार्क करते हैं। एक नए युग की शुरुआत हुई। इसकी लेगेसी आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, नए चैलेंजेस को जन्म देती है। कोल्ड वॉर को समझना मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए जरूरी है और हमारे आज के फैसलों को भी प्रभावित करता है। आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, डिप्लोमेसी और ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में इसके लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं और हमेशा रहेंगे।